नमस्कार बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 1। कब, कहाँ और कैसे। बच्चों, आज दुनिया जो है बहुत ज़्यादा विकास कर चुका है और ये विकास जो है कोई अचानक नहीं किया है। इसकी विकास की जो जड़ें हैं वो लाखों हजारों साल पुरानी है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इतिहास। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, हौज और आस। ठीक है, इसका मतलब होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इसका मतलब क्या है? ऐसा निश्चित रूप से हुआ। अब देखते हैं बच्चों, बीते दिनों के मानवों की कहानी को क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्यों जरूरी है इतिहास का ज्ञान। क्यों जरूरी है इतिहास का ज्ञान? तो बच्चों हम बता देते हैं, वर्तमान का अध्ययन जो है बिना अतीत के संभव नहीं है। वर्तमान का जो अध्ययन जो है वो बिना अतीत के संभव नहीं है और हम जो अतीत में जो गलतियां करते हैं उसको सुधारने का मौका मिलता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इतिहास से हम सबक लेकर अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास से हम सबक लेकर अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही उन महान व्यक्तियों की जीवनी, उनके विचार को पढ़कर हम उससे प्रेरित हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक है, लोग कहाँ रहते थे। देखो, लोग नर्मदा नदी के तट पर सुलेमान और किरथक की पहाड़ियों पर, उत्तर पूर्व के गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों पर, अब गंगा तथा सोन मगध क्षेत्र। ठीक है बच्चों, आपको हम इसको मैप की तरह से मैप से बना के समझा देते हैं, तब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इसे तो ये हो गया मेरा इंडिया का मैप। ठीक है, अब देखते हैं नर्मदा नदी के तट पर, ये अमरकंटक की पहाड़ी, इधर नर्मदा नदी, इसके तट पर लोग निवास करते थे, प्राचीन लोग। ठीक है, उसके बाद आपका है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। सुलेमान सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, इन क्षेत्रों में लोग निवास करते थे। उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर गंगा नदी के बीच। देखिए, हमारे देश को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया हो गया, भारत हो गया, हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, इंडिया जो है वो इंडस शब्द से निकला है। किससे निकला है? इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। देखो, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा है? हिंदोस या फिर इंडोस कहा है। और सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि को क्या कहा है? इंडिया कहा है। अब देखते हैं,
उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और इसी धरती को अरबों ने क्या कहा है? अल हिंद कहा है। क्या कहा है? अल हिंद कहा है। तो तुर्कों ने क्या कहा है? हिंदुस्तान कहा है। ये तो हो गया भारत के नाम, ठीक है, हमारे देश के नाम। अब थोड़ा झारखंड का देख लेते हैं। झारखंड के प्राचीनतम नाम देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण ब्राह्मण पंडु प्रदेश कहा जाता है। सबसे पहले झारखंड का नाम जो मिलता है वो किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, ठीक है। दूसरा है वायुपुराण में। वायुपुराण में भारत झारखंड को क्या कहा जाता था? मुरंड कहा जाता था। जबकि विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता था। विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था? मुंड कहा जाता था। और वायुपुराण में मुरंड कहा जाता था। वही भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश कहा जाता था। अब देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरिक देश या फिर पशुभूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था झारखंड को? पुंडरिक देश या फिर पशुभूमि कहा जाता था। अब थोड़ा देखते हैं काल निर्धारण, ठीक है। इतिहास के काल को 3 पार्ट में बांटा गया है। इतिहास के काल को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब देखते थोड़ा प्रागैतिहासिक काल में, जब उस समय का कोई लिखित साक्ष्य हमको अभी तक नहीं मिला है। प्राग ऐतिहासिक काल में मतलब वैसा काल जिस समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। तो कहने का मतलब उस समय लोग पढ़ा लिखा नहीं थे, ठीक है। अब देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में तो लिखित साक्ष्य मिला है, लिखित साक्ष्य तो मिला है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला और उसको पढ़ा भी गया है, ठीक है। अब देखते हैं अतीत की जानकारी। अतीत की जानकारी हमें किससे मिलती है? इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत का मतलब होता है जहां से हमको उसकी जानकारी मिलती है, ठीक है, जहां से हमको उसकी जानकारी मिलती है। तो भारतीय इतिहास के स्रोत को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है साहित्यिक, दूसरा है पुरातात्विक। साहित्यिक में है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य जिससे ऋग्वेद हो गया, ठीक है, भागवत पुराण हो गया। अब दूसरा है गैर धार्मिक साहित्य, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत बहुत सारे जो विदेशी जो थे वो भारत घूमने के लिए आए और उन्होंने भारत में जो जो चीज को देखा और उसको जो लिखा, वही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। अब पुरातात्विक स्रोत में जैसे स्मारक, भवन, अभिलेख, सिक्के, इसको हम बताएंगे थोड़ा डिटेल में। अब जानते हैं इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता को हेरोडोटस को कहा जाता है। उसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखा था। उन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखा था जिसमें भारत और फारस का संबंध का जिक्र है, जिसमें भारत और फारस का संबंध का जिक्र है, ठीक है। अतीत की जानकारी का प्रमुख साधन जो है वो पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। मतलब हमें इतिहास की जानकारी जो मिलती है सबसे ज्यादा किससे मिलती है? पुस्तक से मिलती है। उस समय प्राचीन समय में क्या था कि कोई छपाई खाना नहीं था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, इसलिए लोग किससे लिखा करते थे? हाथ से लिखा करते थे पुस्तकों को, जिसे पांडुलिपि कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। जो लैटिन शब्द से, जो लैटिन शब्द के मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ, जिसका अर्थ होता है हाथ। अब जो पांडुलिपि जो तैयार किया जाता था वह ताड़ पत्रों और हिमालय के भुज के छाल को, भुज के छाल को तैयार करके भोजपत्रों में लिखा जाता था।
अब देखते हैं भारत का सबसे पुराना ग्रंथ जो है वो वेद है। क्या है? वेद है। देखते हैं हमारे इतिहास के जो स्रोत हैं, पुस्तक जो है वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध तथा जैन साहित्य है। अब देखिए चाणक्य ने पुस्तक का नाम लिखा है जिसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, ये अर्थ से संबंधित नहीं है, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ये चाणक्य की जो जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, और कल्हण ने राजतरंगिणी नामक की पुस्तक लिखा है। अब देखते हैं प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को। प्राचीन काल के अवशेष का मतलब होता है जैसे कि तो आपका हो गया इमारत हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गया, सिक्के हो गए, औजार हो गए। ठीक है, उन अवशेषों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक विज्ञान कहा जाता है। अवशेष जो बच कुछ गया है। ठीक है, स्मारक, मंदिर, इमारत, मूर्तियां, ये सब, सिक्के, पत्थर के एवं धातु के औजार, ये सब का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं कि अभिलेख किसको कहते हैं? जो पत्थरों में, बड़े बड़े चट्टानों पे जो उकेरे जाते हैं, जो लेख उकेरे जाते हैं, जिसमें लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। अभिलेख, इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है, जिसको हम लोग अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी या फिर अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली जो है वो हड़प्पा सभ्यता प्रारंभ हुई। हमारे भारत में सबसे लेखन की सबसे पुरानी प्रणाली जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुई? हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ होगी। अब देखते हैं सिक्के, स्वर्ण सिक्के मतलब सोने के सिक्के। लिखित स्वर्ण सिक्के को किसने चलवाया? हिंदी यवनों ने चलवाया। अब देखिए सिक्के का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। अब देखिए रोमन के सिक्के भी मिला है भारत में। रोमन के सिक्के भी मिला है। कहाँ पे? पुदुचेरी, जिसका प्राचीनतम नाम क्या था? अरिकमेंडू। पुदुचेरी का प्राचीनतम नाम क्या था? अरिकमेंडू। अभी पांडिचेरी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो रोमन के सिक्के मिले, कहने का मतलब रोमन के सिक्के मिले उस समय में, तो रोम प्लस भारत का तो व्यापारिक संबंध होगा, क्योंकि रोमन का सिक्का मिला है। ठीक है, रोमन के सिक्के मिले तो इट मींस रोम और भारत का व्यापारिक संबंध होगा, तब तो वो सिक्के यहाँ पे आया। अब आते हैं भारत के प्राचीनतम अभिलेख जो हैं। भारत के प्राचीनतम अभिलेख जो हैं वो अशोक के अभिलेख हैं। किसके अभिलेख हैं? अशोक के अभिलेख हैं, जिसे ब्राह्मी, यूनानी, खरोष्टी और अरामाइक, अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मी, यूनानी, खरोष्टी, अरामाइक लिपि में लिखा गया। ठीक है, और इसके अभिलेख को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? जेम्स पेर्सन को जाता है। किसको जाता है? जेम्स पेर्सन को जाता है। उन्होंने कब लिखा था? 1837 में लिखा था। कब लिखा था? कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। जेम्स पेर्सन ने अशोक के अभिलेख को सबसे पहले कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। ठीक है, अब आते हैं प्राचीन काल में झारखंड के कई स्थानों से कुल्हाड़ी, फलक, वेदनी और खुर्सनी के साक्ष्य मिला हुआ है। ठीक है, अब झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में गुप्त वंश के शासक और गौंड शासक शशांक, ये दोनों ही ऐसे शासक थे जो झारखंड पर ज्यादा समय तक शासन किया। बाकी कोई ऐसा शासक नहीं था जो झारखंड पर ज्यादा समय तक शासन किया हो। हजारीबाग जिले के इसको में एक समतल शिलाखंड मिला हुआ है। समतल शिलाखंड मिला हुआ है जिसमें प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चित्रकारी का नमूना मिलता है, साक्ष्य मिलता है। झारखंड की जो जनजाति जो है वो सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है वो असुर की है। किसकी है? असुर की है। देखिए रांची गैजेटियर 1715 ईस्वी में असुर कालीन से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि असुर जनजाति की जो सभ्यता है वो मुंडा और उराव जनजाति से पहले की रही होगी। कहने का मतलब है
कि असुर जनजाति की जो सभ्यता जो है वह मुंडा और ओराव जनजाति से पहले की रही होगी। अब हम बात करते हैं कैलेंडर की बात करते हैं। तो वर्तमान में जो प्रचलित कैलेंडर है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं, जिसको ईसाई या फिर जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। ईसाई या फिर जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है, जो पूरे विश्व में फेमस है। ठीक है, यही कैलेंडर चलता है। अब इस कैलेंडर को किस पर आधारित है? ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित है। यह जो कैलेंडर जो है वो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित। अब थोड़ा समझने वाली बात है कि ये हम इसको मिड पॉइंट मान लेते हैं। कहने का मतलब ईसा मसीह का जन्म, ईसा मसीह का जन्म का वर्ष मान लेते हैं इसको। तो यहाँ से ये इधर बढ़ते चला गया, 1 2 3 4 5 से लेकर प्रेजेंट तक अभी तक। ठीक है, लेकिन यहाँ से इधर बैक चला गया। तो कहने का मतलब इधर से जा रहा है, आ रहा है ना। मेरा इतिहास तो इधर से शुरू हुआ है, इधर से हम लोग आते हैं, आते 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 तब तो अभी तक हम पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखिए ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह के जन्म का वर्ष के बाद को ईस्वी कहा गया है। ईसा मसीह के जन्म के बाद को क्या कहा गया है? ईस्वी कहा गया है। इसको इस सिंबल में लिखा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले को क्या कहा जाता है? ईसा पूर्व कहा जाता है। अब देखते हैं ईसा मसीह जन्म से पहले ईसा पूर्व को किस में इंडिकेट किया जाता था? बीसी से इंडिकेट किया जाता था। और ईस्वी को एडी से इंडिकेट किया जाता था। एडी का मतलब एनो डेमोनी। ठीक है, लेकिन एडी के वर्तमान समय में अभी के वर्तमान समय में एडी के जगह पे सीई का प्रयोग होता है, कॉमन इरा का प्रयोग होता है, एडी। ठीक है, अभी प्रेजेंट टाइम में एडी के स्थान पर सीई का प्रयोग होता है, कॉमन एरा का प्रयोग होता है। जबकि बीसी का स्थान पर किसका प्रयोग होता है? बीसीई का प्रयोग होता है, बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। और प्रेजेंट के लिए, वर्तमान के लिए बीपी का प्रयोग होता है। कभी कभी किसका प्रयोग होता है? बीपी का प्रयोग होता है, जिसको मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, ये था क्लास 6 का पहला चैप्टर हिस्ट्री का। ठीक है, और ये यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में सर्च कर सकते हैं, महादेव रविदास। आप वहां पे लाइक एंड शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।